और मुगली गुट्टी 555, हंसता बचपन खिलता बचपन, मुगली गुट्टी 555। नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 4,200 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। का उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में है देश के रक्षक। पीएम ने कहा, सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं बल्कि देश के पहले गांव के रूप में किया जा रहा है विकसित। प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड और आदि कैलाश के किए दर्शन। अल्मोड़ा में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम ने पार्वती कुंड और गुंजी में सेना, बीआरओ और आईटीबीपी के कर्मियों के साथ की बात। गुंजी गांव में स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कौशल दीक्षांत समारोह 2023 को किया संबोधित। कहा, युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में हो रहा है अभूतपूर्व सुधार। भारत को दुनिया में कुशल जनशक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बनाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में 9वें संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी P20 का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। P20 से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय फोरम लाइफ सम्मेलन का किया उद्घाटन। देश के आम लोगों के लिए राहत की खबर। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी के चलते सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर गिरकर 5% पर पहुंची। अगस्त में औद्योगिक उत्पादन 10.3% बढ़ा। ऑपरेशन अजय के तहत पहली चार्टर फ्लाइट से करीब 230 भारतीयों को लाया जाएगा स्वदेश। विदेश मंत्रालय ने निकासी में भारतीय वायुसेना की भूमिका से नहीं किया इनकार। फिलहाल इजरायल में हैं 18,000 भारतीय। इजरायल हमास संघर्ष में अब तक करीब 2,500 लोगों की मौत। इजरायल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री ने हमेशा साथ रहने का दिया भरोसा। सीरिया ने दमिश्क और एलेप्पो हवाई अड्डों पर इजरायली हमले का किया दावा। और चीन में होने वाले पैरा एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले पैरा एथलीटों की रवानगी से पहले दिल्ली में हुआ समारोह। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। और इन सभी खबरों का ये विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर थे। पीएम ने पिथौरागढ़ में लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन अब सब मिलकर गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। पीएम ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात देते हुए गुरुवार को 4200 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें कृषि, बागवानी
और इंफ्रा विकास की योजनाएं शामिल हैं। पीएम ने जिन परियोजनाओं का तोहफा दिया उनमें 100 बेड का उपजिला अस्पताल, पुल और पेयजल परियोजनाएं सम्मिलित हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित 70 सड़कों और 15 पुलों का उन्होंने लोकार्पण किया। वहीं 20 मॉडल कॉलेज, 15 हॉस्टल और कंप्यूटर लैब, हल्द्वानी स्टेडियम में हॉकी मैदान, मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम, पिथौरागढ़ के हाट कालिका गंगोली हाट, नैनीताल के नैना देवी मंदिर के अवस्थापना विकास कार्यों का शिलान्यास किया। पीएम ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से देश में गरीबी कम हो रही है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष किया कि पहले सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन आज देश मिलकर गरीब कल्याण के लिए काम कर रहा है। 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर 5 साल में आना, ये अपने आप में दुनिया अचरज कर रही है। ये 13.5 करोड़ लोग कौन है? इनमें से बहुत सारे लोग आपकी तरह ही पहाड़ों में रहने वाले हैं, सुदूर इलाकों में रहते हैं। ये 13.5 करोड़ लोग इस बात का उदाहरण है कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने प्रतिबद्धता जताई। पीएम ने कहा कि अब सीमा पर मौजूद गांव को अंतिम नहीं बल्कि पहले गांव के तौर पर विकसित किया जाता है। नया भारत पहले की सरकार की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर विकास कर रहा है। भारत की पूरी सीमा, उस पर हम आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही 4200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई है। हमने बॉर्डर के किनारे करीब 250 बड़े पुल और 22 सुरंगें भी बनाई है। आज भी इस कार्यक्रम में अनेक नए पुलों के लिए शिलान्यास हुआ है। अब तो हम बॉर्डर तक ट्रेनों को भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात करें या खेल के क्षेत्र में या फिर किसानों और देश के जवानों की बात हो, देश निराशा को पीछे छोड़कर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय था चारों तरफ निराशा का माहौल था। पूरा देश जैसे मानो निराशा में डूब गया था। तब हम लोग हर मंदिर में जाकर यही कामना करते थे कि भारत जल्द से जल्द मुश्किलों से बाहर निकले। हर भारतीय सोचता था कि हजारों करोड़ के घोटालों से देश को मुक्ति मिले। सबकी कामना थी कि भारत का यश बढ़े। आप देखिए, चुनौतियों से घिरी दुनिया में, दुनिया का हाल आप देख रहे हैं। चुनौतियों से घिरी दुनिया में भारत की आवाज कितनी बुलंद होती जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों के विकास को लेकर सरकार सजग है और केदारखंड के साथ ही राज्य के मानसखंड के विकास के लिए भी सरकार काम कर रही है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से जुड़ा पहला चरण पूरा हो चुका है। श्री बद्रीनाथ धाम में भी सैकड़ों करोड़ रुपयों की लागत से अनेक काम हो रहे हैं। केदारनाथ धाम और श्री हेमकुंड साहिब में रोपवे का भी काम पूरा होते ही दिव्यांग और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा होने वाली है। हमारी सरकार केदारखंड के साथ साथ, और मैं आज इसलिए आया हूं, मुझे मानसखंड को भी उस ऊंचाई पर ले जाना है। केदारखंड और मानसखंड की कनेक्टिविटी पर भी हम बहुत बल दे रहे हैं। जो लोग केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाते हैं वे जोगेश्वर धाम, आदि कैलाश,
और ओम पर्वत भी आसानी से आ सके, ये प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सभा स्थल पर स्थानीय उत्पादों के स्टॉल का भी निरीक्षण किया। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत हुआ। हवाई पट्टी से सभा स्थल तक सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ उमड़ आई। जगह जगह स्थानीय कलाकारों ने प्रधानमंत्री का परंपरागत अंदाज में स्वागत किया। पिथौरागढ़ से चंद्रशेखर जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पीएम मोदी आज उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने भगवान शिव के धाम आदि कैलाश चोटी के दर्शन किए और पार्वती कुंड पहुंचकर पूजा अर्चना की। मौजूदा केंद्र सरकार के प्रयासों में अब यात्रा मार्ग मोटरेबल, यहां की आप मोटर के जरिए, वाहन के जरिए पहुंच सकते हैं, यह संभव हो पाया है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड स्थित जागेश्वर धाम में भी दर्शन किए। पीएम मोदी ने वहां पूजा अर्चना की। लोगों ने पीएम मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित आदि कैलाश के दर्शन किए। पीएम ने पिथौरागढ़ के पवित्र पार्वती कुंड पहुंचकर दर्शन किए और विधि पूर्वक पूजा की। प्रकृति की गोद में बसी अध्यात्म और संस्कृति की इस स्थली से पीएम मोदी ने सभी देशवासियों के सुखमय जीवन की कामना की। उच्च हिमालय का ये क्षेत्र अति दुर्गम माना जाता है। सनातन में आदि कैलाश की मान्यता छोटा कैलाश के रूप में है। देश की धार्मिक यात्राओं में आदि कैलाश की यात्रा कठिन मानी जाती थी। पहले यहाँ तक पैदल मार्ग से ही पहुंचना संभव था, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार के प्रयासों से अब यात्रा मार्ग मोटरेबल हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी देश के सीमावर्ती क्षेत्र के समावेशी विकास को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। इसी के परिणाम स्वरूप तिब्बत सीमा से लगे आदि कैलाश, ओम पर्वत, लिपुलेख दर्रे तक इंफ्रा विकास विशेष तौर पर संपर्क बढ़ा है। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। पवित्र पार्वती कुंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ जिले के गूंजी गांव पहुंचे। गूंजी स्थित आईटीबीपी कैंप पहुंचने पर पीएम का पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री भी कलाकारों के रंग में नजर आए। पीएम मोदी ने स्थानीय उत्पादों की एक शिल्प प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने आईटीबीपी और सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात की। देश की सेवा में समर्पित जवान प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बेहद उत्साहित दिखे। प्रधानमंत्री ने बड़ी संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। लोगों ने पीएम मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। उत्साहित लोग भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। बड़ी संख्या में मौजूद बुजुर्ग महिलाओं को प्रधानमंत्री ने शीश नवाकर अभिवादन किया। पीएम से मिलकर लोग बेहद खुश दिखाई दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे क्षेत्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया हम सभी लोगों ने, और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने सामने से उनको देखा। जो उन्होंने हमारे क्षेत्र के रंग जनजाति के प्रति जो अपना स्नेह प्यार जताया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मोदी जी के आने मात्र से ही हमारे क्षेत्र में विकास होगा और जनता में खुशी आएगी, यह हम महादेव से कामना करते हैं। हमारे कारोबार में आगे ज़्यादा और फर्क पड़ेगा, पर्यटन स्थल में भी फर्क पड़ेगा, हमारे यहाँ सारे पर्यटन भी आएंगे। सबसे पहले तो जब प्रधानमंत्री जी हमारे सामने जैसे हमने उनकी झलक देखी
तो देख के हमारे दिल से ऐसे हुआ कि जैसे साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हो। इतनी खुशी मिली क्योंकि आज तक हमने कभी सुना ही था, लेकिन आमने सामने देख के बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड स्थित जागेश्वर धाम भी गए। पीएम मोदी ने परिसर में स्थित मंदिरों के दर्शन किए और पूजा की। जागेश्वर धाम बेजोड़ स्थापत्य कला का साक्षी माना जाता है। इसमें बड़ी बड़ी शिलाओं का प्रयोग किया गया है। इस परिसर में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें एक जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग और दूसरा विश्व का सबसे प्राचीन महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग है। अभिषेक सिंह और उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे कौशल दीक्षांत की। राजधानी दिल्ली में आज कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्किल इंडिया की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षण पूरा कर चुके अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह समारोह आज के भारत की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज अपनी युवा शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक करीब 1.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपने युवाओं के कौशल विकास पर आज जितना निवेश कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। हम अपने युवाओं को स्किलिंग और एजुकेशन के द्वारा नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। करीब 4 दशक बाद हम नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं। बड़ी संख्या में हमने नए मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम या आईटीआई जैसे कौशल विकास संस्थान खोले हैं। करोड़ों युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया मान रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी होने वाली है, जिसके पीछे बहुत बड़ी वजह भारत की युवा आबादी है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में विस्तार के साथ ही युवाओं के लिए नई संभावनाएं बनती जा रही हैं। जब दुनिया के अनेक देशों में बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है, तब भारत दिनों दिन युवा हो रहा है। भारत के पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। पूरी दुनिया स्किल्ड युवाओं के लिए भारत की तरफ देख रही है। हाल में G20 समिट में ग्लोबल स्किल मैपिंग को लेकर भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। इससे आप जैसे युवाओं के लिए आने वाले समय में और बेहतर अवसर बनेंगे। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 2017-18 के मुकाबले देश में बेरोजगारी दर में 3% की गिरावट आई है और अब ये घटकर 3.2% रह गई है। उन्होंने कहा कि भारत आज पूरी दुनिया के लिए कुशल जनशक्ति तैयार कर रहा है। दुनिया की जो आवश्यकता है मैन पावर की, स्किल मैन पावर की, इसकी सप्लाई चेन भारत से हो रहा है। ऐसे स्किल मैन पावर में हम दुनिया के लिए हम लोगों ने स्किल्ड मैन पावर G20 में भी प्रायोरिटाइज किया। कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान स्किल इंडिया की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण पूरा कर चुके करीब 10,60,000 अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन। इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे P20 शिखर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री कल यानी 13 अक्टूबर को 9वें संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी P20 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में पर्यावरण संतुलन को लेकर जोरदार चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी P20 का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी G20 की भारत की अध्यक्षता के विस्तृत फ्रेमवर्क के तहत भारत की संसद द्वारा की जा रही है। G20 की भारत की अध्यक्षता के विषय के अनुरूप 9वें P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद है। इस कार्यक्रम में G20 के सदस्य देशों एवं आमंत्रित देशों की संसदों के अध्यक्ष भाग लेंगे। 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ के G20 का सदस्य बनने के बाद अफ्रीका के सभी देशों की संसद पहली बार P20 शिखर सम्मेलन में भाग लेगी। हमारी प्री समिट पर्यावरण पर है। पर्यावरण के साथ साथ अपनी लाइफ स्टाइल पर्यावरण का अनुकूल हो, इसके लिए मेट्रो और ऐसे साधन जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें, इस पर हम सबको अमल करने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति, सामुदायिक सब लोग इस पर अमल करेंगे तो हम पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। जलवायु परिवर्तन की इस लड़ाई में जीत पाएंगे। और भारत के प्रधानमंत्री जी इस दिशा के अंदर लाइफ स्टाइल के बारे में, लाइफ स्टाइल पर्यावरण के अनुकूल हो, उन्होंने एक समग्र दृष्टिकोण पूरे विश्व को दिया। इस P20 शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले विषयगत सत्र 4 विषयों पर केंद्रित होंगे। इनमें सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, SDG में तेजी और सतत ऊर्जा बदलाव शामिल हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य में हरित एवं टिकाऊ भविष्य की दिशा में पहल के बारे में विचार विमर्श हेतु लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर शिखर सम्मेलन पूर्व संसदीय फोरम का भी आयोजन किया गया। G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों और आमंत्रित देशों के पीठासीन अधिकारियों का P20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचना जारी है।
मॉरिशस की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सूरजदेव फोकीर सम्मेलन में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका नेशनल असेंबली की अध्यक्ष नोसीवीवे मापीसा नकाकुला भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंची। इसके अलावा नाइजीरिया संघीय गणराज्य के सीनेट के उपाध्यक्ष जिब्रिन बरो भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। शैलेंद्र मिश्र और मेघना देव के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात मध्य प्रदेश में राजनीति की, वहां की राजनीति की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नेताओं की जो बयानबाजी है उससे सियासी पारा लगातार गर्मा रहा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के पीएफआई को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि जिस पीएफआई ने देश में आतंकी गतिविधियां फैलाई उससे कांग्रेस की हाथ मिलाई पर जनता अब उसे धुलाई करेगी। बात यह है, यदि पीएफआई के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ये बयान कांग्रेस की मानसिकता को साफ साफ दर्शाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिग्विजय सिंह ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर की जा रही कार्रवाई को गलत ठहराया है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल किया कि देश की जनता ये जानना चाहती है कि कांग्रेस देश के विरोध में काम करने वालों के साथ है या उनके खिलाफ। मैं प्रियंका जी से सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पीएफआई टेरर फंडिंग करती है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, बैन लगा हुआ है, देश की दुश्मन है, और उस पर कार्रवाई अगर होती है तो दिग्विजय सिंह विरोध करते हैं। क्या यही कांग्रेस का स्टैंड? मध्य प्रदेश के मंडला पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जनसभा को संबोधित तो किया, लेकिन शिवराज सिंह के सवाल पर चुप्पी बनाए रखी। हालांकि भाजपा पर लोगों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि इससे पहले इजराइल पर हमास द्वारा आतंकी हमले पर भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के संकल्प पर विवाद हो चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत में लगाए बैन के फैसले को बरकरार रखा था। गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत पीएफआई और उसके 8 सहयोगियों को 5 साल के लिए बैन कर दिया था। पीएफआई पर आरोप है कि इस्लामिक स्टेट जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों से उसका संबंध रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के जयपुर में प्रेस वार्ता की। राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी राज्य की मदद करने में पक्षपात नहीं करती है। आज इसी वजह से पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। साथ ही और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखे, क्या कभी उन्होंने सांसदों को नहीं लड़ाया क्या? हर पार्टी की हर स्टेट के लिए अलग रणनीति होती है, पॉलिसी होती है, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। और जहाँ तक देखिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक मत है। ठीक है, एक सीट पे 4-5 दावेदार थे तो स्वाभाविक है ये जो आप घटनाक्रम देख रहे हो, लेकिन सब कार्यकर्ता एक मुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। और अब बात करेंगे ऑपरेशन अजय की। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि जैसा कि विदेश मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि इजराइल से वापस आने को इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। पहली चार्टर उड़ान भारतीय नागरिकों को लेने के लिए आज रात इजराइल के तेल अवीव पहुंचेगी और जिसके कि कल सुबह भारत लौटने की उम्मीद है।
इजराइल पर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के हमले के बाद जारी भीषण जंग का गुरुवार को छठा दिन है। दोनों ही तरफ से हमले अभी भी नहीं रुके हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही तरफ से सैकड़ों की तादाद में लोगों के मारे जाने की खबर है। एक तरफ जहां इजरायली सेना गाजा पट्टी में घुसकर हमास के ठिकानों को निस्तनाबूद कर रही है, तो वहीं हमास की ओर से भी इजराइल के ठिकानों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इस बीच इजराइल में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय की घोषणा की। इसके तहत इजराइल में रहने वाले भारतीय नागरिकों को स्वदेश लौटने में मदद की जाएगी। गुरुवार को विदेश मंत्रालय की तरफ से आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि एक चार्टर्ड फ्लाइट गुरुवार देर रात इजराइल के तेल अवीव से उड़ेगी और शुक्रवार सुबह करीब 230 यात्रियों को लेकर स्वदेश वापस आएगी। बागची ने बताया कि हमारे पास सारे विकल्प हैं। भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल हमने पहले भी किया है, लेकिन अभी चार्टर्ड फ्लाइट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। Operation Ajay has been launched to facilitate the return from Israel of our citizens who wish to come back. The first charter flight will be reaching Tel Aviv later tonight to pick up the Indian citizens and is likely to return to India tomorrow morning. I think it can carry about 230 odd passengers. That's what we are hoping. Can fill it up, but depending. Look, this number is broad. अभी के लिए चार्टर फ्लाइट गई हैं, पर जैसे हमने कहा, हमने पुराने कुछ ऐसे स्थितियों में हमारे वायुसेना का भी असिस्टेंस लिया है। आइए आपको बताते हैं कि ऑपरेशन अजय है क्या और इसकी अहमियत क्या है। ऑपरेशन अजय इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने का एक अभियान है। ऑपरेशन अजय के तहत विशेष उड़ान से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। ऑपरेशन अजय के तहत भारत सरकार इजराइल में भारतीय दूतावास की मदद से उन तमाम लोगों की सूची बनाकर वापसी सुनिश्चित करेगी जो मौजूदा हालात में स्वदेश लौटना चाहते हैं। तेल अवीव में भारतीय दूतावास में वहां रहने वाले नागरिकों ने ईमेल के जरिए पहले ही पंजीकरण करवा लिया है। इसकी जानकारी दूतावास की ओर से भारतीय विदेश मंत्रालय को ईमेल के जरिए भेज दी गई है। इजराइल में फंसे भारतीयों की सुविधा के लिए नई दिल्ली में कंट्रोल रूम खोला गया है, जो 24 घंटे इजराइल और फलस्तीन में भारतीयों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अपने नागरिकों को युद्धग्रस्त क्षेत्र से सकुशल बाहर निकालने का ये कोई पहला अभियान नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार ने बीते सालों में कई सारे ऑपरेशंस चलाकर भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित की है। आइए आपको बताते हैं इससे पहले चलाए जा चुके ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशन गंगा। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया था। इस दौरान बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भारत सुरक्षित लाया गया था। इस अभियान में यूक्रेन में फंसे करीब 22,500 से अधिक नागरिकों को स्वदेश लाया गया था। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। कोरोना महामारी के दौर में पीएम मोदी के पहल पर वंदे भारत मिशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत लाखों भारतीयों को स्वदेश लाया गया। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों से 18 लाख से अधिक भारतीयों ने स्वदेश वापसी की। इस मिशन में भारतीय नौसेना ने अहम योगदान निभाते हुए अपने जहाजों से 3,000 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लौटने में मदद की। ऑपरेशन समुद्र सेतु। कोरोना संकट के ही दौरान भारत ने ऑपरेशन गंगा की तरह ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था। ये एक नौसैनिक अभियान था। इसके तहत करीब 4,000 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते वतन वापस लाया गया। भारतीय नौसेना के जहाज जलाश्व और ऐरावत, शार्दुल और मगर ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन राहत। यमन की सरकार और हाउती विद्रोहियों के बीच साल 2015 में छिड़ी जंग में हजारों भारतीय फंसे हुए थे। ऑपरेशन राहत के तहत भारत ने यमन से लगभग 6,000 लोगों को सुरक्षित निकाला था। ऑपरेशन देवी शक्ति। साल 2021 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। इसकी मदद से सैकड़ों भारतीयों को भारत लाया गया था। उम्मीद की जानी चाहिए कि इजराइल में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी जल्द ही हो पाएगी और अपने नागरिकों को संकटग्रस्त क्षेत्रों से सुरक्षित बाहर निकालने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता एक बार फिर से चरितार्थ होती दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन विजय अजय है उसके क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे वो हम देश में रहें, हम विदेश में रहें, किसी भी आपात स्थिति में, किसी भी विपरीत परिस्थिति में केंद्र की मोदी सरकार आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ी होती है। तो हमारा आज का जो विशेष है वो यही है, ऑपरेशन अजय। और हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अरविंद गुप्ता जी, जो कि पूर्व राजनयिक। अरविंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और जैसा कि सर हमने इस रिपोर्ट के जरिए भी कहा कि
न सिर्फ इस बार बल्कि बीते सालों में भी, चाहे वो यूक्रेन की बात हो, हाउती विद्रोही के साथ जो यमन में हुई वहां की बात हो, जहां कहीं भी वैश्विक स्तर पर इस तरह की समस्याएं हुई, भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए उठकर खड़ी हुई, उनकी मदद की। आपकी प्रतिक्रिया इस नीति को, भारत सरकार की इस नीति को आपकी नजर में आप कैसे देखते हैं? कि भारत की विदेश नीति में जो भारत के बाहर लोग जाते हैं और काम करते हैं या रहते हैं, उनकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व बढ़ गया है। और हमारे यहाँ करोड़ों की तादाद में भारतीय बाहर रह रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि भारत की जनता और भारत की सरकार को एक उनके लोगों के लिए संवेदनशीलता दिखानी पड़ती है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि पिछले कुछ वर्षों में, मैं ये कहूँगा लगभग 30 साल में कम से कम 10 ऐसे मौके आए हैं जबकि हजारों लाखों की तादाद में हमको अपने भारतीयों को सुरक्षित लाना पड़ा। बिल्कुल। तो इससे ये दर्शाता है कि भारत में एक तो राजनीतिक जिसको कहते हैं विल पावर है, और उसके बाद संगठनात्मक हमारी जो क्षमताएं हैं वो भी बहुत बड़ी हो गई हैं। और चूंकि ये जितने भी इलाके जहाँ से लोग आ रहे हैं वो बड़े ही अनस्टेबल से इलाके हैं और इंस्टेबिलिटी वहाँ बढ़ती जा रही है, परिप्रेक्ष्य वहाँ का रीजनल परिप्रेक्ष्य बदलता है, तो हमें हर समय सावधान रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। और इस प्रकार के जो बार बार हमारे जो ऐसे किस्से होते हैं और उसके लिए हमें तैयार रखना, और इस बार भी ऐसे लग रहा है कि हम लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार। एक बात और सर, इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, न सिर्फ इसको बल्कि बीते सालों में जो कुछ भी हमने रिपोर्ट में दिखाई, उससे एक बात तो अरविंद जी ये स्पष्ट हो रहा है कि भारत सरकार और भारतीय जो एजेंसियां हैं, जो एम्बेसीज हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो, वो अब पीपल्स एम्बेसी के तौर पर अपना रोल प्ले कर रही हैं कि कोई भी आपकी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप जाइए, आपकी समस्याओं का समाधान, आप किसी भी देश में रहते हो, आपको वहां पे उसका समाधान आपको मिल जाएगा। ये जो एक बदलाव है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ा बदलाव है, और इससे जो भारतीय बाहर रह रहे हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि भारत सरकार और पूरा भारत देश उनके पीछे है। तो एक बहुत बड़ी एक बदलाव है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मिसाल और देशों में मिलती हो कि एक इतने बड़े पैमाने के ऊपर एक रेस्क्यू मिशन चलाए जाएं, और उसे बल्कि हम तो ये कहते हैं कि इन मिशंस में कई बारी जो है फॉरेनर्स जो फंसे होते हैं उनको भी हम लोगों ने लेके आए हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बेमिसाल एक मिसाल भारत ने कायम की। और अरविंद जी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कई बार कहा भी है कि जो लाखों की तादाद में जो इंडियन डायस्पोरा है, अलग अलग देशों में रह रहे हैं, इसलिए भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये हमारे कल्चरल एम्बेसडर हैं। और जब ये प्रधानमंत्री कहते हैं तो ये कॉन्फिडेंस भी आता है वहाँ रह रहे हैं लोगों के बीच में कि देखिए हमारे पीएम खुद कह रहे हैं कि हम उस देश के एक एम्बेसडर हैं, और ये कहीं ना कहीं जुड़ाव दिखाता है भारत के लोगों का भारत सरकार के प्रति और भारत के प्रति। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक तो एक लिंक जो बनता है उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आता है, और दूसरा ये भी है कि जो भारतीय बाहर रह रहे हैं उनमें से करोड़ों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो कि भारत को रेमिटेंसेस भी भेजते हैं। इस समय बिलियंस ऑफ डॉलर्स, लाखों करोड़ रुपया जो है वो रेमिटेंस के रूप में भी आ रहा है, तो वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो भारतीयों का जो बाहर रह रहे हैं उनका भारत को बनाने में भी एक बहुत बड़ा योगदान। ऐसे में सर बीते दिनों ये भी देखा गया था कि न सिर्फ भारतीयों को, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि कुछ दूसरे देशों के नागरिकों को, कि मसलन श्रीलंकाई नागरिकों को, पाकिस्तानी नागरिकों को भी हमने बाकी दूसरे देशों से जहां इस तरह की समस्याएं हुई थी वहां से हमने सकुशल बाहर निकाला। ऐसे में उन लोगों, वहां की जो आम आवाम है, उनके मन में भी, उनके दिल में भी भारत के प्रति जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो कहीं ना कहीं पैदा होता दिखता है। इम्प्रेस्ड हैं आई थिंक साउथ एशिया में, क्योंकि जहाँ भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ आप देखेंगे कि नेपाली भी रहते हैं, श्रीलंकन्स भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, और वो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो भारतीय एम्बेसीज को कांटेक्ट करते हैं क्योंकि उनके कुछ दोस्त होते हैं, उनके मित्र होते हैं, और भारत की एम्बेसीज जो हैं, मिशंस हैं, वो उनको मदद भी करते हैं। एक बात सर और अरविंद से, जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरिंदम बागची ने अपने पीसी में कहा कि वैसे तो हम चाहते हैं कि जो भी दिक्कत में है, जो भी संकट में है वो आ जाए, लेकिन हम
वहाँ रह रहे भारतीयों पे ही इस बात को छोड़ देते हैं कि जो स्वदेश वापस आना चाहता है वो आ सकता है। हमने चार्टर प्लेन आज उन्होंने कहा कि हमने भेजा है, रात तक वहाँ से वो फ्लाइट आएगी और कल सुबह तक यहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, अगर रहना चाहते हैं तो वो वहाँ पर रह सकते हैं। क्या इसके मायने निकाले जाएँ? तो इसका अर्थ है कि देखिए, इजराइल में बहुत सारे भारतीय पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ये एक उन्हीं का अपना एक डिसीजन होगा कि वो किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और किस प्रकार से वो आना चाहते हैं। तो एक ऑप्शन उनको दिया गया है कि ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आप असुरक्षित महसूस करते हैं तो आप इन सुविधाओं का फायदा उठाएं। और उन्होंने ये भी कहा सर कि जिस तरह से हमने बाकी ऑपरेशंस में देखा, यूक्रेन वाले में बात हो, भारतीय नौसेना का भी इस्तेमाल किया गया, भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया गया। जब पत्रकार ने ये सवाल पूछा उनसे कि क्या जो वायुसेना है क्या उसका इस्तेमाल किया जाए, उन्होंने कहा कि हमारे पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, लेकिन फिलहाल चार्टर विमान के थ्रू 230 भारतीयों को हम लेकर पहले जत्थे में आ रहे हैं। माफ कीजिएगा जरा। हाँ जी सर, जब पत्रकारों ने यह सवाल कहा कि क्या भारतीय वायुसेना का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्होंने कहा कि हमारे पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, जरूरत पड़ने पर हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर आप देखें एक हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में इंडियन नेवी ने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है। समुद्र सेतु की आपने बात की, इसी प्रकार से इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स अभी भी तैयार हैं, ग्लोब मास्टर और इस तरह के जो हैवी एयरलिफ्ट के प्लेन्स हैं। तो ये एक स्वाभाविक, और उसके बाद जितनी भी हमारे पास एयरलाइंस हैं, एयर इंडिया है, उनके प्लेन्स भी तैयार रहते हैं। तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि जो जितने भी रिसोर्सेज इंडिया के पास हैं वो सारे जो है इसमें राहत में लगाए जाते हैं। एक फिगर जिसको लेकर बहुत चर्चा हो रही थी कि कितने लोग वहां पे रह रहे हैं, कितने लोग फंसे हुए हैं। आज सरकार की तरफ से ये बयान आया कि लगभग 18,000 के करीब वहां पे भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि गाजा में भी कुछ लोग हैं और बाकी जगहों पे भी कुछ लोग हैं, लेकिन वही है कि जिस तरह से एम्बेसीज के थ्रू जिन्होंने कांटेक्ट किया, ईमेल के जरिए या फिर फ़ोन नंबर्स के जरिए, रजिस्ट्रेशन के जरिए उन 230 पहले लोगों को वापस लाया जाएगा। मेरा सवाल सर ये कि जिस तरह से सिचुएशन वहाँ पे स्थिति अनुकूल नहीं है, लगातार 5वें 6ठे दिन भी वहाँ पे लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में आपकी नज़र में जो वहाँ पे चूँकि 18,000 की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्या कुछ आपकी तरफ से होगा कि सजेशन उन लोगों के लिए, क्या उन्हें वहाँ रहना चाहिए या फिर स्वदेश वापस आना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि इजराइल में इस समय स्थिति बहुत खराब है, गाजा में भी खराब है, शायद कुछ भारतीय गाजा में भी हों, ऐसे मैंने सुना है, उसका पक्की तरह से मालूम नहीं। तो इस समय तो उनको जो भारतीय मिशन की जो एडवाइजरीज हैं उनको फॉलो करना चाहिए और उनके साथ तुरंत संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि ये एक स्थिति जो है वो आगे बिगड़ भी सकती है। तो लगातार जो प्रिकॉशंस हैं और जिस तरह की बातें विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई हैं कि आप लगातार उसको फॉलो करें, और अगर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप सुरक्षित नहीं हैं तो सरकार की तरफ से लगातार मदद के हाथ बढ़ाए गए हैं, आप उसका फ़ायदा उठाइए, आप और उसके ज़रिए आप स्वदेश वापस आ सकते हैं। अरविंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो,
अपना समझ के खा लियो। और अब बात महंगाई की। देखिए, खुदरा महंगाई दर में सितंबर महीने में गिरावट दर्ज की गई है। ये अगस्त महीने के 6.83% से घटकर अब 5.02% हो गई है। सितंबर में खाद्य मुद्रास्फीति 6.56% रही, जो कि अगस्त में 9.94% थी। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई ग्रामीण क्षेत्रों में 5.33 और शहरी क्षेत्रों में 4.65% रही। इससे पहले आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सितंबर से मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद जताई थी। रिजर्व बैंक के सर्वे में शामिल अर्थशास्त्रियों समेत पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं ने भी अनुमान जताया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सितंबर तिमाही के 6.6% से घटकर दिसंबर तिमाही में 5.5% पर आ जाएगी। इसके अलावा मार्च 2024 की तिमाही में यह घटकर 5.1% पर आ जाएगी। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में भारत का औद्योगिक उत्पादन 10.3% बढ़ा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार नवीनतम औद्योगिक उत्पादन में हुई बढ़ोतरी का आंकड़ा 14 महीने के सबसे ज्यादा है। औद्योगिक उत्पादन अपने 9.1% के अनुमान से भी काफी ज्यादा है। जुलाई में औद्योगिक विकास 5.7% पर आ गई थी, जो कि अब संशोधित होकर 6% हो गई है। एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2023 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 9.3% बढ़ गया। इस दौरान माइनिंग उत्पादन 12.3% बढ़ा, तो वहीं अगस्त 2023 में बिजली उत्पादन 15.3% बढ़ा। और इस आर्थिक मोर्चे पर जो खबरें आई हैं उसके क्या कुछ मायने हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभमय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुरुआत सर, सबसे पहले महंगाई के आंकड़ों से ही बात करते हैं। आरबीआई ने भी पूर्वानुमान जताया था कि सितंबर के बाद से महंगाई कम होगी और दिसंबर में 5% के आसपास हो जाएगी, और उसी ट्रेंड को फॉलो करता हुआ जो आंकड़ा है वो भी आया है। कैसे इसको आप देखते हैं? वसीम, सबसे पहले तो हमें सराहना करना पड़ेगा कि आरबीआई पिछले कई सालों से जो अपना प्रोजेक्शन और जो असेसमेंट का जो रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। आरबीआई के जो तिमाही मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिपोर्ट कमेटी के रिपोर्ट आते हैं उसके आधार पर आरबीआई जो अपना निर्णय लेते हैं कि मुद्रा दर का क्या रेट होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, ये बहुत ही सही और सटीक डिसीजन बार बार प्रमाणित होता है। अब इसका प्रमाणित होने पर है कि आरबीआई की जो असेसमेंट हो रहा है वो, जैसे मैंने कहा, कि बहुत शार्प एंड एक्यूरेट होता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं, जैसे आपने अभी बताया, कि आरबीआई बिल्कुल कह रहे थे कि सितंबर में मुद्रा दर की जो बढ़ने की जो गति है वो धीमी है, और ये धीमी काफी ज्यादा है, क्योंकि हम अगर जुलाई का फिगर अगर देखें तो वो 6.8% था। तो 6.8% उतर के वो 5% में उतर के आना, यानी कि 1.2% का जो रास्ता उतराव है, ये काफी सिग्निफिकेंट है। क्योंकि तो सर जो इसके पीछे जो सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, कैसे कम हुआ? एक तो बहुत बड़ा चीज है कि इसमें आरबीआई ने साफ कहा था कि ये जो मुद्रास्फीति का जो दौर है, इसमें मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स यानी कि जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरीज में जो बनते हैं उनके दामों के बढ़ने की वजह से नहीं है। तो वजह क्या है? वजह यह है कि जो सीजनल चीजें यानी कि सब्जियां, सीरियल्स, गेहूं, आटा, चावल, इन सब के दाम बढ़ने की वजह से ही इन्फ्लेशन में दौर आया था। और इसलिए उसने ये आश्वासन जताया था, और सरकार को भी से भी बातचीत थी कि सरकार यानी कि केंद्र सरकार इस पर कदम उठाए। और आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो कदम उठाए गए हैं, इससे प्राइसेस में सचमुच बहुत जोर का गिरावट आया है। और ये भी सर कहा जा रहा है कि 2024 में तो तिमाही में 5.1 पे आने की बात की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन आपको कितना उतरता है उससे भी ज्यादा मार्केट्स को, हम और आपको ये ज्यादा कंफर्ट देता है कि जो मूवमेंट्स है, असल उस मूवमेंट्स में ये कोई अचानक मूवमेंट नहीं पड़ा है। लोगों को इसका प्रोजेक्शन अगर मिलता है तो लोग उस पर
कार्रवाई कर सकते हैं, अपने पॉलिसीज ले सकते हैं, अपनी इंटरेस्ट ले सकते हैं, अपनी इनकम की में क्या बदलाव आ रहा है उसके बेसिस पे कर सकते हैं। मुश्किलात तब होती है लोगों को, आम जनता को, कि जब अचानक फ्लक्चुएशंस आता है। और इसलिए मैंने ये जिक्र किया कि आरबीआई के प्रोजेक्शंस को सराहना देना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि भाई उन्होंने बिल्कुल काफी सालों से ये जो एक बनाए हुए हैं, और ये दिस इज समथिंग जो विच मस्ट बी अप्रिशिएटेड, और इसके वजह से इकोनॉमी में कोई शॉक नहीं आ रहा है। बिल्कुल। और ये आप अगर देखेंगे कि हम इस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर, कोविड पैंडेमिक के इफेक्ट, और उसके बाद खनिज तेल के दामों में जो सडन फ्लक्चुएशंस, और अभी आ रहा है ये मिडिल ईस्ट में फिर से नई अशांति का दौर, इन सभी चीजों को भी मद्देनजर करते हुए भी जो फ्लक्चुएशंस इकोनॉमी में सडन फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहा है, ये हमारे जैसे पर कैपिटा इनकम लो वाले देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। ठीक है, ऐसे में शोभा सर, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो आंकड़े आए हैं एनएसओ की तरफ से, उसमें अगस्त महीने में 10.3% उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। पोस्ट कोविड के बाद से लगातार वृद्धि, खासकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इसको कैसे देख रहे हैं? हाँ, इसको अगर आप देखें तो धीरे धीरे जो हम देख रहे थे कि इंडस्ट्रियल, इसका बैकग्राउंड ये है कि पिछले 2 साल से बैंक क्रेडिट बढ़ने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। ओके। और बैंक क्रेडिट जब बढ़ता है इंडस्ट्री को, इसका मतलब है इंडस्ट्री वो क्रेडिट ले रहे हैं अपना कामकाज में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और उसी का ही नतीजा आप देख रहे हैं कि एक एक करके सारे सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग में खासकर, दूसरे सेक्टर्स में, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एक बहुत बड़ा चीज है, 12% की ग्रोथ रेट है। और इसका रेट, और ये हमें क्या बताता है कि क्योंकि पूरा हर कोई भी आप पहलू ले, वहां पे बिजली का खपत होना ही है, तो बिजली का खपत इतना 12% बढ़ना, और याद रखिए कि ये पीक गर्मियों का मौसम नहीं है, बिल्कुल। और पोस्ट रेनफॉल का टाइम है, उस वक्त भी अगर जब बढ़ रहा है तो ये प्रोडक्शन एक्टिविटी, और इसलिए भी शोभा सर हम ये उम्मीद करें कि जिस तरह से जो एक ट्रेंड अभी देख रहे हैं, भारतीय इकोनॉमी लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही है। एक तरफ महंगाई कम हो रही है, दूसरी तरफ हम लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कम से कम आंकड़े जो हैं वो ये स्पष्ट तौर पर हमें संकेत कर रहे हैं। सर, समय इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शोभा सर, और इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। बात खेल की। चीन में एशियाई खेलों के बाद अब पैरा एशियाई खेलों का आयोजन होने जा रहा है।
इन खेलों का आयोजन 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। आज दिल्ली में पैरा एशियन गेम्स में हिस्सा लेने जाने वाले पैरा एथलीटों की रवानगी से पहले एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार खिलाड़ी पिछली बार से अधिक पदक जीत कर लाएंगे। एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ी गए तो एक नारा दिया था, मेडल की बौछार, इस बार 100 पार। और उस समय लगता था कि 70 मेडल पिछली बार इंडिया जीता है, 50% से ज्यादा की वृद्धि कैसे हो सकती है। लेकिन ये नए भारत की ताकत है, जो रुकना नहीं, भागना जानता है और अचीव करना जानता है। तो इस नए भारत के नए एथलीट्स ने नए कीर्तिमान एशियन गेम्स में स्थापित किए और अब पैरा गेम्स में भी हम शानदार प्रदर्शन करने के लिए यहां से निकलेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो न्यूज नाइट के आज के अंक बस इतना है, लेकिन जाने से पहले देश की दूसरी अहम जरूरी राष्ट्रीय खबरें फटाफट अंदाज में। आप देखें इन खबरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु स्वामी रामदेव रोहतक में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म की अवधारणा ही हिंदू राष्ट्र है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने छठे वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 को संबोधित करते हुए कहा कि स्किल इंडिया मिशन से कौशल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है, जो 65 वर्षों में नहीं किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोरक्को के माराकेच में चौथी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक के दौरान ब्राजील के आर्थिक मंत्री फर्नांडो हदाद से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मंत्रियों ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। जैव ईंधन और जैव ऊर्जा पर दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए कई तरह से कदम उठा रही है।